कि कहते हैं कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो मैं गोविंद शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th सोशलॉजी समाज शास्त्र के टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज। इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला है। आपका एग्जाम होने वाला है, 1 से 2 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो बस, और फिर आपकी होली भी है, तो उसमें तैयारी में आपको कहीं कमी नहीं रखनी, ठीक है। इसीलिए देख लो भाई, मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं। और जो ये एमसीक्यूज रहने वाले हैं, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाले हैं। यानी कि आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी, मैं हमेशा कमेंट देखता था नीचे, तो यही होता था कि गोविंद सर इसको इंग्लिश मीडियम में भी करवाओ, इसको इंग्लिश मीडियम में भी करवाओ। तो भाई इस बार टेंशन नहीं मत लो, इस बार इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आ गया हूं, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास 11th में सोशोलॉजी है जिनके पास में, उनको दबा कर भाई शेयर कर दो इसको, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार इसको शेयर जरूर कर दो। तो आइए करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरुआत टॉप एमसीक्यूज, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बाकी इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आए आपसे तो आप मुझे इस पर भी पूछ सकते हो। ये मेरी आईडी है, इसको कह सकते हो शर्मा.गोविंद, ठीक है। इस पर आप मुझे फॉलो कर लें और आगे बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाले हैं। तो देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में बात करने वाले पहले विद्वान कौन थे। यानी कि हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो ये किसने बात करी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की? तो अगस्त काम्टे ने करी थी, मैक्स वेबर ने करी थी, एमिल दुर्खिम ने करी थी, या C.W. मिल्स ने करी थी। यानी कि यहां पर भी अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C.W. मिल्स। यानी कि C.W. मिल्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा, जहां जरूरत होगी जिन क्वेश्चन के अंदर, उनको भी सुनते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल रामबाण है आपके लिए, ये क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले भाई इनसे एमसीक्यूज। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि किस समाज में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। तो किस समाज में देखने को मिलती है, इसमें हम बात करते हैं इन विच सोसाइटी डायरेक्ट एंड इनफॉर्मल रिलेशंस प्रीडोमिनेट। तो कौन सी सोसाइटी है वो? पुरातन समाज है, आधुनिक समाज है, जटिल समाज है, या सरल समाज है। यानी कि एंशियंट सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सोसाइटी है। तो देखो इसका आंसर तो क्या मिल जाएगा, सिंपल सोसाइटी, यानी कि सरल समाज है भाई, ठीक है। तो यानी कि सरल समाज होता है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, पुरातन समाज किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसा समाज जो क्या है, बहुत ज्यादा पुराने समय पर चल रहा था। आधुनिक समाज जो आज का समाज है, विकसित समाज इसको कह सकते हैं। जटिल समाज जिसमें संबंध कैसे रहते हैं, अप्रत्यक्ष रहते हैं और औपचारिक रहते हैं, यानी कि फॉर्मल रहते हैं और इनडायरेक्ट रहते हैं। तो ये तो होता है हमारा जटिल समाज, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा सरल समाज है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो को भाई शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समाज शास्त्र शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा किस वर्ष में गढ़ा गया। यानी कि इसमें बात करते हैं इन विच ईयर द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्त कॉम्टे। तो यानी कि 1 नंबर का तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, आपको यहीं से क्लियर हो गया कि भाई एक तो समाज शास्त्र अगर शब्द पूछा जाए किसने गढ़ा था, तो आंसर होगा अगस्त कॉम्टे द्वारा गढ़ा गया। अब पूछ लिया कब गढ़ा गया, तो 1828, 1818, 1838, 1848। तो ये कब गढ़ा गया था? 1838 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर भी आंसर है, आंसर के अंदर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषताएं हैं। तो समाज की विशेषताएं क्या है? आत्मनिर्भरता है, पारस्परिक जागरूकता है, सहयोग व संघर्ष है, या फिर उपरोक्त सभी है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है? सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है भाई। म्यूचुअल अवेयरनेस, ये भी होता है। थर्ड कह रहा कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल होता है भाई। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर सहयोग ना हो और संघर्ष ना हो, दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो ये भी ठीक, तो अपने आप ही आंसर चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई डी ऑप्शन होगा इसका, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि बाजार विनिमय पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है। यहां पर हमें शब्द को पकड़ना है, शब्द क्या कह रहा है? बाजार, ठीक है ना। तो बाजार विनिमय कैसी एक प्रणाली है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, उदारवादी है, या फिर
आपको सभी देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं कि मार्केट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सचेंज। कौन सी सोसाइटी है? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, लिबरल है या ऑल है? देखो ऑल तो नहीं है, सभी में कैसे बात कर लोगे, सभी तो नहीं है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हो तो इसका करेक्ट आंसर है जहां पर बाजार वर्ड मिल जाए, मार्केट मिल जाए, तो आंसर रहेगा कैपिटलिस्ट, ठीक है। समाजवादी क्या होती है? जिसमें कह सकते हो कि उत्पादन और वितरण दोनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन आर इन द गवर्नमेंट हैंड, ठीक है। जिसमें हम किसकी बात करते हैं? समाज कल्याण की बात करते हैं या सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं? सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी में हम किसकी बात करते हैं? सोशल वेलफेयर की बात। और उदारवादी में हम क्या करते हैं? कम से कम रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है असर्शन रीजनिंग की अभिकथन और कारण के। देखो एक तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन कोई कराता नहीं है अभिकथन और कारण के, ठीक है। लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए, और इसको करना है, और करने का तरीका भी कैसे है, देखना है कि कथन के अनुसार कारण सही दे रखा है या नहीं दे रखा। कि बहुत से समाजों में, जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है। ये तो बात सही कह रहा है। अभी आगे देखते हैं इसके पीछे का कारण है या नहीं है। इसे पितृवंशी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं भाई। कारण यही है कि पितृवंशीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है, पिता से पुत्र को चीजें चली जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। सेम इसके अंदर भी यही है। इन मैनी कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द लाइन सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस पासिस फादर टू सन। फादर टू सन तो है, और इसमें क्या है, ये पैट्रिलिनियन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि समाज शास्त्र का जनक किसको माना जाता है, ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ द सोशोलॉजी? तो कौन है? मैक्स वेबर है, अगस्त कॉम्टे है, तुर्की में मैक्स मूलर मिल है। तो कौन है? इसका आंसर है बी, अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को हम क्या मानते हैं? समाज शास्त्र का जनक मानते हैं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन सा देश था, यानी कि जिसमें कह रहा है कि कौन से देश में औद्योगिक क्रांति आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो कौन से देश में स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति? फ्रांस से हुई थी, अमेरिका से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, रूस से हुई थी। यानी इसमें बात करता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कौन सा देश रहा था। तो ये कौन सा था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन है, रशिया है। तो इसका आंसर तो है सी, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ना मिले कई बार ऑप्शन में, अगर इंग्लैंड मिल जाए तो भी यही आंसर होगा, ठीक है। तो इंग्लैंड, ब्रिटेन आंसर वही। बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है कि कार्य की सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के डैश हैं, प्रबंध है, विचलन है, कानून है, अवज्ञा है। क्या चीज है? इसमें कह सकते हो सोशली एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर द डैश ऑफ सोसाइटी। इट इज अ मैनेजमेंट, डेविएशन, लॉ, डिसओबीडियंस। देखो मैनेजमेंट नहीं, विचलन नहीं, अवज्ञा नहीं। अवज्ञा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। तो आंसर क्या है आपका? सी, लॉ। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि किसके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने बोला था कि समाज जो है क्या है? सामाजिक संबंध है। इसके अंदर हर एक का कोई ना कोई दूसरे के साथ में क्या रहता है? संबंध रहता है, जिसकी वजह से क्या मिलता है? ये सामाजिक संबंधों का जाल। तो मैकाइवर ने कहा है, पेज ने कहा है, ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा भाई दोनों, क्योंकि मैकाइवर और पेज दोनों ने ही बात करी है कि क्या है? सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और एक बार जल्दी से क्या कर दो, इसको शेयर कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा ये आप लोगों की वैसे भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बनाएं, मैथ्स जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत अच्छा करते हो जाएं, ठीक है ना। जिम्मेदारी से फिर मुझे 2 लाइन याद आई कि मेरे सर पर जो ये गठरी है उसका बोझ नहीं है, कि मेरे सर पर जो ये गठरी है उसका बोझ नहीं है, उस गठरी में जो सपने हैं वो बहुत भारी है, और उन सपनों को पूरा करना ही मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि समाजशास्त्री जिन्हें 1948 में रामपुर में जनगणना करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो किसको दिया जाता है? तो अगस्त कॉम्टे, डीपी मुखर्जी, मैक्स वेबर या एम एन श्रीनिवास। किसको दिया जाता है? सोशोलॉजिस्ट हु क्रेडिटेड विद द कंडक्टिंग द सेंसस इन रामपुर इन 1948। तो एक तो पहले क्या बात हो रही है? रामपुर में सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, तो दी किसने है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास।
एम.एन. श्रीनिवास द्वारा क्या हुआ, ये दिया गया है कॉन्सेप्ट, जिसको कह सकते हो 1948 में उन्होंने रामपुर में जनगणना करी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति में किस विचारक ने भेद किया है। तो ये कौन कर रहा है कि भाई विच थिंकर हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड एक्वायर्ड स्टेटस, तो ये कौन कर रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉल्फ लिंटन। ठीक है, तो बिना चीजें जाए डायरेक्ट है भाई, आपका फैक्चुअल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि जाति एक स्थिति है जो किन विशेषताओं पर आधारित होती है। तो जाति किन चीजों पर आधारित होती है। एक तो जाति क्या है भाई, जन्म आधारित है, सबसे पहली बात तो ये समझते हुए चलना, जाति जन्म आधारित है। ठीक है ना, क्या है, अर्जित की जाती है या प्रदत्त है। अर्जित का मतलब है जिसको हमने क्या करा हो, एक्वायर किया हो, समाज से लेकर आए, समाज से हमने ग्रहण किया हो। ठीक है ना, और जिसमें कह सकते हो एक्वायर्ड स्टेटस अस्क्राइब, तो भाई ये क्या है, हमें प्रदत्त है, यानी कि पहले से ही मिली है, जन्म आधारित बोल रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, एस्क्राइब्ड है, हमने एक्वायर्ड नहीं करी है जाति, हमने एक्वायर्ड क्या करा है, जितना हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, ये हमने एक्वायर्ड करा है, ये हमने अर्जित की है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डैश व्यक्तिगत व्यवहार को भी नियमित करने के लिए बोल के उपयोग को सही ठहराता है। तो कौन सही ठहराता है, जिसमें हम बात करते हैं जाति नियंत्रण है, वर्ग नियंत्रण है, धर्म नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण है, कौन है जिसमें बात करते हैं जस्टिफाइज द यूज ऑफ स्पीच टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। अगर यहां पर बोल ना मिले, अभिव्यक्ति मिल जाए, तब भी आंसर आपका क्या रहने वाला है। अगर अभिव्यक्ति वर्ड मिल जाए तो ये कौन कर रहा है भाई, सामाजिक नियंत्रण है, इट इज अ सोशल कंट्रोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि जाति का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया जाति का निर्धारण कैसे होता है, समाज द्वारा, संपत्ति द्वारा, जन्म द्वारा, या सभी के द्वारा। सभी के द्वारा तो नहीं है, यानी कि कास्ट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी, प्रॉपर्टी, बर्थ, एवरीवन। तो कैसे होती है, बाय बर्थ होती है भाई कास्ट, जन्म द्वारा होती है, जिसको कह सकते हो कि हर कोई जाति अपने जन्म के साथ में लेकर आता है। और ऐसी चीज जिसको कह सकते हो कि भारत में प्रगाढ़ रूप से देखने को मिल रही है। ठीक है ना, हाँ धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज जरूर हुई है, लेकिन अभी भी है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ए एंड आर वाले, जिसको कह सकते हो असर्शन, रीजनिंग, अभिकथन और कारण। कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से होता है। ये बात बिल्कुल सही है, प्राथमिक समूह वही है जिसमें छोटा सा चीजें होती है, जिसमें परिवार होता है हमारा। ठीक है, परिवार, गांव और मित्रों का समूह प्राथमिक समूह के उदाहरण है नहीं भाई। यहाँ पर अगर परिवार की बात करता तो परिवार तो प्राथमिक समूह है, गांव और मित्र नहीं है, ये सेकेंडरी में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्राइमरी ग्रुप रेफर्स टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है, बट फैमिली इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप, विलेज एंड द ग्रुप आर इन द सेकेंडरी ग्रुप। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग के कितने प्रकार हैं। तो वर्ग के कितने प्रकार हैं, वर्ग के प्रकार हैं भाई 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेज आर देयर, तो 4 क्लासेज है। कौन कौन सी 4 क्लासेज हैं, तो बात कर लेते हैं यहीं पर। देखो, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और चौथा कृषक वर्ग, ये 4 वर्ग हैं। ठीक है, और यहां पर हम बात कर लेते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड द फोर्थ इज पेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमारे 4 वर्ग देखने को मिलते हैं, 4 क्लासेस इन द सोसाइटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा 18 की तरफ कि जाति एक कैसी व्यवस्था है। तो कास्ट इज अ डैश सिस्टम, ओपन क्लोज, क्लोज एंड ओपन। क्लोज एंड ओपन दोनों थोड़ी है भाई, जब दोनों नहीं है तो ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए और बी में से रहेगा। तो जाति एक बंद व्यवस्था है भाई, कि अपनी जाति तक ही लोगों को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो इट इज अ क्लोज्ड। फिर है जाति और नातेदारी। तो जाति और नातेदारी किसके उदाहरण है, प्रदत्त हैं या अर्जित हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जाति और नातेदारी कैसे हैं भाई, हमने प्रदत्त हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से अर्जित करें, तो नहीं है, एस्क्राइब्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कि किस समाज शास्त्री ने समूह को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में विभाजित किया है। ये कौन कर रहा है कि भाई ये प्राथमिक समूह है,
ये द्वितीयक समूह है, यानी कि विच सोशियोलॉजिस्ट डिवाइडेड ग्रुप्स इनटू प्राइमरी ग्रुप्स एंड द सेकेंडरी ग्रुप्स। तो कौन कर रहा है ये कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स कूले। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करते हैं चार्ल्स कूले। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। 21 कह रहा है कि जीएस धुरिये ने भारत की जनजातियों को विशेष संस्कृति समूह के बजाय डैश के रूप में चित्रित किया। तो जीएस धुरिये ने कैसे करा है इसको? पिछड़ी जाति के रूप में, पिछड़ा वर्ग के रूप में, पिछड़ी जनजाति या पिछड़ी हिंदू के रूप में। ठीक है, तो जीएस धुरिये कैरेक्टराइज द ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैज डैश रेदर देन एज डिस्टिंक्ट कल्चरल, बैकवर्ड, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट या फिर बैकवर्ड हिंदू। तो आंसर हो जाएगा डी, बैकवर्ड हिंदू। पिछड़े हिंदू की तरह इन्होंने क्या करा है, इसको डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की, कि जाति अंतर विवाह है केवल जाति के अंदर, मतलब इसमें कह सकते हो कि अंतर जाति विवाह की बात कर रहा है, इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज ओनली हैपेंड इन विद इन अ सोसाइटी, यानी कि विद इन द सोसाइटी या विद इन अ कोस्ट। तो अंदर के लिए ऑप्शन नंबर ए है, अंतर विवाह। क्वेश्चन नंबर 23 कि डीपी मुखर्जी का मानना था कि भारतीय परंपराओं में मान्यता प्राप्त परिवर्तन के 3 सिद्धांत थे। तो डीपी मुखर्जी ने कौन कौन से परिवर्तन के 3 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें आप बात कर सकते हो कौन कौन से बताए हैं? श्रुति विस्मृति स्मृति, श्रुति स्मृति शुभ, श्रुति स्मृति अनुभव, श्रुति कीर्ति स्मृति। तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई, देखो श्रुति विस्मृति स्मृति ये नहीं है, शुभ नहीं है, कृति स्मृति भी नहीं है, तो इसमें आएगा श्रुति स्मृति अनुभव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि डीपी मुखर्जी बिलीव दैट देयर वर 3 प्रिंसिपल ऑफ चेंज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन ट्रेडिशन। तो श्रुति, मेमोरी, एक्सपीरियंस, इसकी बात करते हैं डीपी मुखर्जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, कि एक कल्याणकारी राज्य बाजार को समाप्त करने की मांग नहीं करता है। कौन सा भाई बाजार है जो बाजार को समाप्त करने की मांग नहीं करता? कौन चाहता है कि जो बाजार है कभी भी समाप्त ना हो? ठीक है ना, तो वेलफेयर स्टेट डज नॉट, ये डज नॉट देखना है, डिमांड एबोलिशन ऑफ द मार्केट, कोई नहीं चाहता। कौन सा ऐसा है जो कह रहा है कि भाई बाजार कभी भी समाप्त ना हो? तो ये कौन सा समाज है जो कहता है कि बाजार समाप्त ना हो? तो ये कहता है भाई पूंजीवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट बोल रहा है कि कभी भी बाजारों को समाप्त नहीं होते देखना चाहिए। और समाजवादी अगर यहाँ पर देखो नहीं होता, अगर बोलता कि मांग करता है, अगर यहाँ पर ये नहीं वर्ड नहीं होता तो हम कह देते समाजवादी, सोशलिस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है कि कास्ट एंड रेस जो बुक है वो बुक किसने लिखी है? कास्ट एंड रेस इन अ सोसाइटी, जिसके अंदर बात करते हैं वो बुक किसने लिखी है? तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो लिखी है वो लिखी है भाई आपके डीपी मुखर्जी ने, जीएस धुरिये ने, अनंत कृष्ण अय्यर ने, AR देसाई ने। तो ये लिखी है जीएस धुरिये ने। ठीक है, तो जीएस धुरिये ने क्या लिखी है? ये बुक लिखी है। इसका नाम वैसे पूरा नाम है गोविंद सदाशिव राव। चलो बता ही देता हूं भाई, गोविंद सदाशिव धुरिये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सूफियों ने पवित्र ग्रंथों के बजाय डैश और डैश पर जोर दिया जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने के बारे में, शांतिपूर्ण सहयोग, घृणा और अनुभव, मानवता और घृणा, प्रेम और अनुभव। तो किसकी बात कर रहे हैं? सूफीज एम्फेसाइज्ड ऑन डैश rather on a holy text are about bringing about significant peaceful cooperation, hatred and experience, humanity and hatred and love and experience। तो किसकी बात करते हैं भाई? तो जिसके अंदर आप बात कर सकते हो कि भाई देखो, एक तो सीधी सी बात बताऊं, घृणा तो कभी नहीं होगा। कोई भी धर्म है या फिर कोई भी चीज है जो कभी भी आपको घृणा की बात ही नहीं करेगा, यानी कि हेटरेट तो है ही नहीं। बच गया ए या डी में से कोई एक। तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा लव एंड एक्सपीरियंस, प्रेम और अनुभव। इसके आधार पर इन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव लाने की बात करी है सूफियों ने। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, कि किसका तर्क था कि जाति का अनुभव प्रजाति से हुआ होगा? ये बात किसने बोली है कि जाति का जो अनुभव है, यानी कि जो जाति की चीजें हैं वो किसके द्वारा हुई होंगी?
अनुभव प्रजाति से हुआ है, तो डीपी मुखर्जी, जीएस धुरिया, हर्बर्ट रिजले, अनंत कृष्ण अय्यर। तो ये किसने बोला है? तो ये कहा है सी, हर्बर्ट रिजले साहब ने। हु आर्ग्यूड दैट द कास्ट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पीसीज, तो ये बात करते हैं हर्बर्ट रिजले। फैक्चुअल था, डायरेक्ट कुछ समझाना ही था नहीं। फिर वही आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन नंबर 28 कि कई ब्रिटिश प्रशासक मानव वैज्ञानिक मानते थे कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनजातियों को संरक्षण दे। तो ये कौन बात कर रहा था जनजातियों को संरक्षण दे, और कारण क्या रहा? बिल्कुल बात, ये तो बात ठीक है। वैसे जनजातियों पर लगातार दबाव बन रहा था कि वह हिंदू संस्कृतियों की मुख्य धारा में अपना समायोजन कर ले, यानी कि दोनों ही बातें ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है। मैनी ब्रिटिश एडमिशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट believed that the state had a duty to protect tribes. The tribals were under constant pressure to adjust themselves to the mainstream of Hindu culture. बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की कि किसका मानना था कि जनजातियों की आत्मसात करने से आदिवासियों को गंभीर शोषण और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। ये कौन मान रहा था? एकतावादी, विकासवादी, राष्ट्रवादी, संरक्षणवादी। देखो एकतावादी तो बिल्कुल नहीं, विकासवादी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, राष्ट्रवादी भी नहीं, तो आंसर निकल के आएगा संरक्षणवादी, यानी कि कंजर्वेटिज्म, यानी कि कह सकते हो कंजर्वेशनिस्ट। ये पीपल थे जो क्या बात करते हैं कि कल्चरल एग्जिस्टेशन जो ऑफ ट्राइब्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है? एक्सप्लॉइट हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक संबंधों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना क्या कहलाता है? कम से कम जब हस्तक्षेप की बात की जाती है तो वो खुली छूट है, खुली प्रतियोगिता है, लेसेस फेयर है, या डिसेंट फेयर है। इंग्लिश में बात कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी इंग्लिश का ही वर्ड है ये। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द स्टेट हैज लेस इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिलेशंस? तो इट इज कॉल्ड एज द ओपन लाइसेंस, ओपन कंपटीशन, लेसेस फेयर, डिसेंट फेयर। तो इट इज नॉन एज द लेसेस फेयर, यानी कि लेसेस फेयर बोलते हैं इसके अंदर कम से कम हस्तक्षेप की बात करी जाती है। और कैपिटलिस्ट लिबरल्स इन्हीं सब की डिमांड करते हैं, वो चाहते हैं कि स्टेट का कम से कम क्या रहे? इन्वॉल्वमेंट रहे मार्केट के अंदर। तो आंसर सी होगा, लेस इज फेयर। तो 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए हैं भाई, ठीक है। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की कि आधुनिक उद्योग की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई थी, तो सबसे पहले शुरू हुई थी। तो यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कराया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कहां से स्टार्ट हुई थी? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन से स्टार्ट हुई। उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है भाई, आप मुझसे पढ़े हुए। क्वेश्चन कितना घुमा दे आपको नहीं घूमना है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी दोस्त हो। किस समाज शास्त्री ने समाज का वर्गीकरण यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में किया है? तो यांत्रिक और सावयवी, वैसे ये चीजें देखो, जितना भी मैंने आपको सारा चीजें कराई हुई है ना, चैप्टर बहुत तरीके से कराया हुआ है, एनिमेशन तरीके से भी कराए हुए हैं, और इसके अलावा आपको फेस वीडियो डिजिटल बोर्ड के जरिए भी कराए हो। तो जिसने भी वो वीडियो सारी देखी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, उन सबको देखकर तो वो आराम से निकाल देगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? एमिल दुर्किम, जिसने किसकी बात करी? विच सोसाइटी हैज क्लासिफाइड सोसाइटी इनटू मैकेनिकल यूनिटी एंड द ऑर्गेनिक यूनिटी। तो एमाइल दुर्कहीम उन्होंने बात करी थी। तो आप सबको भी भाई, जितना भी आपके पास में ये टाइम है ना, 2 से 3 दिन, इनको आराम से जितनी प्लेलिस्ट बना रखी क्लास 11th की, आपकी एनिमेशन तरीके से, आपको डिजिटल बोर्ड के जरिए, वो सब देख जाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, और बहुत बढ़िया, आप जिसको कह सकते हो ना मचा कर आने वाले हो भाई, बवाल सा जिसको कह सकते हो, पेपर एकदम से बढ़िया करके आने वाले हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कि आदर्श प्रारूप सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया था? तो आदर्श जिसमें कह सकते हो वो सिद्धांत किसने दिया है आपका? ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा, एमिल दुर्किम द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, या मैक्स वेबर के द्वारा? यानी कि आइडियल टाइप थ्योरी वाज गिवन बाय विच सोशियोलॉजिस्ट? ऑगस्ट कॉम्टे, एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो आंसर होगा इसका डी, मैक्स वेबर ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र डैश और डैश द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स और दुर्किम के द्वारा, एंजल्स और मैक्स वेबर के द्वारा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स, या मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था 2 लोगों ने, इसका आंसर है सी, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। भाई दुर्कheim ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, मैक्स वेबर ने लिखा, मैक्स वेबर यहां पर भी है तो नहीं होगा। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने लिखा था, कार्ल मार्क्स और एंजल। इनकी एक बुक और है, इसका नाम है दास कैपिटल।
दास कैपिटल भी इन्होंने ही लिखी थी। तो दास कैपिटल अगर आ जाए तब भी इनकी ही बुक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्हीं की बुक है। तो दोनों बुकें क्या है, इन्हीं की हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 35 कि तीन क्रांतियां ने जिसने समाजशास्त्र के उद्गम का मार्ग क्या किया है, प्रशस्त किया है। तो किसने ये समाजशास्त्र का उद्गम कराया? तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, रूसी क्रांति। किसको कहोगे? यानी कि 3 रिवॉल्यूशंस पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो किसने करी थी? देखो भाई, आपको बताऊं, देखो रशियन रिवॉल्यूशन तो कहीं नहीं, तो जहां पर रशियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, तो यहाँ पर अमेरिकन भी आ गया तो अमेरिकन भी नहीं होगा। और देखो बी ऑप्शन में रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति अगर अमेरिका है तो सी भी नहीं होगा, और डी रूसी क्रांति भी नहीं होगा, तो डी खत्म, अमेरिका रिवॉल्यूशन भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन 3 क्रांति ने क्या करा था? समाज का मार्ग प्रशस्त किया था। वैज्ञानिक, जिसमें कह सकते हो साइंटिफिक तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति, जिसने किसकी बात करी थी? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसको स्वतंत्रता, समानता और समृद्धि, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा था। औद्योगिक क्रांति, जिसने क्या करा था? आपके उद्योगों का निर्माण करना, यानी कि जो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्या हुआ? समाजशास्त्र बढ़ता हुआ चला गया। तो 3 ये वाले हैं आपके। ये नहीं करना कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, रूसियन रिवॉल्यूशन है, तो नहीं होगा, नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 कि मैक्स वेबर के वर्गीकरण के अनुसार इंदिरा गांधी में पाई गई सत्ता किस प्रकार की सत्ता है? क्वेश्चन को समझना। मैक्स वेबर ने 3 तरीके की क्या बताई है? वर्गीकरण बताया सत्ता के लिए। एक तो पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तर्कसंगत और वैधानिक सत्ता, ये बताया है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है इंदिरा गांधी के अंदर कौन सी सत्ता पाई जाती थी, ठीक है, तो देखो डी तो नहीं है, क्योंकि डी तो इसने मैक्स वेबर ने बताया है। According to Max Weber's classification, the power found in the Indira Gandhi was dash type of power, traditional, charismatic, rational power. तो देखो इसमें जो इंदिरा गांधी के था, तो इंदिरा गांधी के अंदर जो थी वो करिश्माई शक्ति थी, उनके नाम पर वोट पड़ते थे, तो ये क्या थी? करिश्माई सत्ता थी, कैरिज्मेटिक पावर जिसको कह सकते हो, वो चीजें, ठीक है ना। आज भी ऐसे ही देखा जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैरिज्मेटिक नेचर ही है भाई, उनके जैसा जिसको कह सकते हो, कितनी बढ़िया स्पीच, ठीक है ना, वो चीजें चल रही हैं। तो वही तो है, उनके नाम पर वोट पड़ रहे हैं, तो उनके नाम पर सारी चीजें हो रही थी, कारण ये क्या है? आपका करिश्माई शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? द एलिमेंट्री ऑफ रिलीजियस लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, जिसमें कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या एमिल दुर्खिम। किसने लिखी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ? तो ये किसने लिखी है भाई? आपके लिए कह सकते हो ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इसमें ये जिसमें कह सकते हो आपका आंसर होगा एमिल दुर्खिम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एमिल दुर्खिम द्वारा लिखी गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 38 कि मैक्स वेबर के अनुसार डैश संगठन का एक तरीका जिसने घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग होने का आधार बनाया, नौकरशाही, राजशाही, लोकतंत्र, अर्थतंत्र। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर अ मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएटेड द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ द डोमेस्टिक वर्ल्ड फ्रॉम द पब्लिक वर्ल्ड। तो ये किसने बात करी है? बात करी है ब्यूरोक्रेसी ने, नौकरशाही ने, ठीक है ना। राजशाही नहीं करेगा, लोकतंत्र नहीं करेगा, अल्पतंत्र नहीं करेगा, तो आंसर है ब्यूरोक्रेसी, जो आपको क्या करता है? घरेलू स्तर पर सारी चीजें चलाता है, मैनेजमेंट का काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 कि दमनकारी कानून और शांतिपूर्वक कानून में अंतर किसके द्वारा किया गया था? तो दमनकारी और शांतिपूर्वक कानून में अंतर किया गया था, तो अगस्त कॉम्टे द्वारा किया गया था, डीपी मुखर्जी द्वारा, एमिल दुर्खिम द्वारा, ए आर देसाई द्वारा। तो ये किसने किया था? हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिप्रेसिव लॉ एंड इम्पार्शियल लॉ? तो ये किया था एमिल दुर्खिम ने। आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसके द्वारा किया था? क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट आए तो भाई इसको कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। और हर एक चीज को पेपर में बहुत बढ़िया करके आना है यार, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रभुत्व जाति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो प्रभुत्व जो जाति शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो रामास्वामी पेरियार के द्वारा गढ़ा गया है,
या फिर कह सकते हो आप AR देसाई द्वारा, MN श्रीनिवास द्वारा, अगस्त कोमटे द्वारा, ठीक है ना। डोमिनेंट कास्ट रामास्वामी पेरियर, AR देसाई, तो MN श्रीनिवास, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MN श्रीनिवास द्वारा दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान भारत में मेवाड़ के शासक परिवार प्राधिकरण सत्ता का एक उदाहरण है। फिर वही चीज है, मैक्स वेबर ने जो 3 सिद्धांत दिए हैं उसमें से पूछा राजस्थान का जो भारत का मेवाड़ है उसमें कौन सी सत्ता देखने को मिलती है, पारंपरिक, कानूनी, करिश्माई, नौकरशाही। नौकरशाही तो सत्ता का कोई प्रकार ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी मिल रही है, राजस्थान है भारत में मेवाड़, यानी कि जिसमें कह सकते हो कि देसी रियासतों से परंपरा चलती हुई आ रही है, तो ये क्या है, पारंपरिक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है राजस्थान के अंदर मेवाड़ फैमिली। फिर क्वेश्चन नंबर 43 कि घैटो बस्ती एक शब्द है जो मूल रूप से उसी इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहां डैश मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में लोग रहते थे। घैटो इज अ टर्म ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एरियाज वेयर डैश लिव्ड इन मेडिवल यूरोपियन सिटीज। तो हिंदूज, मुस्लिम, सिख या ज्यूज। तो देखो सही बताऊं तो इसके लिए क्या होगा, इसका आंसर तो होगा यहूदी। जो क्या होता था, जर्मनी में ये वर्ड यूज होता था ज्यूज के लिए, घैटोनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, घैटोकरण भी, ठीक है ना। तो घैटोनाइजेशन भी होता था, तो ये भी था। तो इसके लिए हिंदूज के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ज्यूज के लिए होता था ज्यादातर, ठीक है ना। हिटलर इस वर्ड का यूज करता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बात करते हैं वो कौन है, श्रीनिवास है नहीं, ईवी स्वामी, रामास्वामी पेरियार नहीं, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर वैसे कह सकते हो योग्यतम के अस्तित्व का चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, ठीक है ना। जिसको भी बात करता था योग्यतम के अस्तित्व का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जो करते थे वो यही करते थे आपके। वैसे क्वेश्चन नंबर 44 एक बार देखते हुए चलते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन दोनों ही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर करेक्ट की बात करें तो हम चार्ल्स डार्विन ही लगा लो आप, ठीक है ना, क्योंकि इनका ही मानना था, क्योंकि इन्होंने पीस के ऊपर करा था ना, मटर के ऊपर, जिसमें इनका मानना यही था कि जो भी फिट होगा वो अपने आप ही क्या रह जाएगा, जीवित रह जाएगा, बाकी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसी थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन, इसी थ्योरी के ऊपर हिटलर बिलीव करता था। तो वो इसीलिए रहता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि समाज के अंदर उसका मानना यही था कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका रहने का ही अधिकार नहीं है, ठीक है, इसका मानना था भाई हिटलर ने। तो इसीलिए वो इन सब चीजों को क्या करता, कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन सब के अंदर डलवा देता था। वो इसी चीज के ऊपर रहता था चार्ल्स डार्विन की, जिसमें कह सकते हो इसकी थ्योरी। शहर में बड़ी संख्या में लोगों का तेजी से परिवहन के साधन द्वारा आवागमन करना क्या कहलाता है। तो देखो यहां पर दिख रहा है बड़ी संख्या में लोगों का शहरों के अंदर है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव अराउंड इन अ सिटी बाय मींस ऑफ रैपिड ट्रांसपोर्ट। टैरिफ तो टैक्स होता है भाई, ये तो नहीं है, कर है, नहीं भाई कर नहीं होगा। मास ट्रांजिट, परिवहन, परिवहन से तो जा ही रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, घुमंतु नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, नोमिनिज्म भी है, ट्रांसपोर्ट। तो मास ट्रांजिट मिलता है, इसको बोल सकते हो। इसलिए आप लोग कई बार देखते हो जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं वो ऑरेंज कलर की जो बस है उसके अंदर लिखा होता है दिल्ली ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब ही होता है इसमें क्या करते हो कि बड़ी संख्या में लोगों को इधर से उधर लेकर जाते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि गन्ना, चाय, कपास किस प्रकार की खेती है। तो रबी फसल है, खरीफ फसल है, नकदी फसल है, इसमें से कौन सी नहीं है। शुगर कैन, टी एंड कॉटन, ये रबी है नहीं भाई, खरीफ है नहीं, कैश क्रॉप है भाई, कैश क्रॉप, नकदी फसल है। क्यों, क्योंकि इसको तुरंत बेचो और पैसा हाथ में ले लो, मनी इज हनी, ठीक है। तो इसीलिए पैसा। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ, 2002, 4, 6, 15। When did monarchy, मोनार्की का मतलब क्या है, इसमें राजा का शासन होता है। इट वॉज एंडेड इन 2002 नहीं, 2004 नहीं, 2015 में तो वहां पर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। वहां तो 2015 में तो उन्होंने अपना क्या बनाया, संविधान। तो इसका आंसर क्या है, सी, 2006, ठीक है। 2006 में क्या हुआ, मोनार्की खत्म हुई, 8 के अंदर लोकतंत्र आया और 15 में संविधान बना लिया। देख रहे हो भाई नेपाल के अंदर राजशाही खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 48, संस्कृति का यह आयाम, भाई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं इसके बाद में।
3 क्वेश्चन रह जाएंगे, 51 तक क्वेश्चन है। एक बार दबा कर भाई शेयर कर दो यार इसको, ठीक है ना, बढ़ा दो आगे। संस्कृति का यह आयाम हमें उन सूचनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम देखते और सुनते हैं। तो देखते और जो सुनते हैं हम, वो किस तरीके के, दिस डायमेंशन ऑफ कल्चर अलाउज अस टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वी सी एंड हियर। तो वी सी एंड हियर जिसमें हम किसकी बात करते हैं, नॉर्मेटिव है, मेटेरियल है, नॉन मेटेरियल है, कॉग्निटिव है। तो ये कैसा है भाई, संज्ञान। संज्ञान का मतलब हमारे माइंड में, मस्तिष्क में रहना चाहिए, और मस्तिष्क में रह रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, इसको देखेंगे भी सुनेंगे भी। तो संज्ञान के अंदर हमारे माइंड में रहना चाहिए, कॉग्निशन में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 कि सामंती व्यवस्था कहां पर प्रचलित थी। ये तो अभी भाई कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यूरोप, ठीक है ना, फ्यूडल सिस्टम। 50 डैश समूह शैली स्वाद और संगठन द्वारा चिन्हित होता है। तो ये कैसी है, संस्कृत है, विसंस्कृत है, सामाजिकरण है, उपसंस्कृति है। डैश गुजर मार्क्ड बाय स्टाइल, टेस्ट एंड ऑर्गेनिक कल्चरल, इन कल्चरलेशन, सोशलाइजेशन, सब कल्चर। तो आंसर तो है भाई इसका सब कल्चर। उप संस्कृति में ऐसा होता है, संस्कृति नहीं है भाई। संस्कृति में तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी अलग अलग संस्कृति। भी संस्कृत में होता है जिसमें निम्न जाति उच्च जातियों की क्या करती है, संस्कृति को अपनाती हैं। और समाजीकरण जिसमें कह सकते हो समाज का एकीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये नहीं है, तो इसका आंसर है सब कल्चर। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 51। 51 पूछ रहा है आपसे कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म बुक किसने लिखी है। तो ये बुक किसने लिखी है भाई, डायरेक्ट आंसर है इसका। तो इसका आंसर है भाई मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। तो द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म, तो ये लिखी है मैक्स वेबर ने। तो दोस्तों बच्चों, आपके ये थे टॉप 51 क्वेश्चन क्लास 11 के सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज, ठीक है ना। इनको आपको करते हुए जितना हो सके बार से बार देखो। बाकी जो मैंने जितना भी चीजें आपको कराई हुई एनिमेशन तरीके सब चीजों से, ठीक है ना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए।